राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज की क्लास MSN सेकंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम यूनिट नंबर 10 यूनिट नंबर 10 हम पढ़ने वाले हैं। 1 शॉट की आपकी क्लास होगी। यूनिट का नाम है नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट। ठीक, जो भी एल्डरली पेशेंट्स है उनकी केयर कैसे करें, उनकी नर्सिंग केयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। BS नर्सिंग 4th सेमेस्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम 2-3 टर्म है उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म आती है आपके पास गेरेंटोलॉजी। गेरेंटोलॉजी क्या होता है? तो गेरेंटोलॉजी इज डिफाइन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। जो भी एजिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि एजिंग की प्रॉब्लम मतलब वही जैसे एज बढ़ती है कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है उनके बारे में साइंटिफिक स्टडी है कौन? गेरेंटोलॉजी। दूसरी टर्म आती है आपके पास जेरियाट्रिक्स। क्या आती है? जेरियाट्रिक्स। तो जेरियाट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द मेडिकल प्रॉब्लम एंड केयर ऑफ द ओल्ड पीपल्स। ठीक है, इसमें मतलब ओल्ड पीपल उनके बारे में, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, मेडिसिन वगैरह है, उन सब के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे जेरियाट्रिक्स में कौन कौन से पेशेंट आते हैं, किस एज के आते हैं। तो वो आते हैं सर आपके 65 एज से ज़्यादा के। ठीक है, ये होता है मेनली 65 एज से ज़्यादा के। कुछ कुछ आप में कुछ कुछ बुक्स में आपको 60 एज से ज़्यादा के देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑथेंटिक आपके 65-65 साल से जो ज़्यादा के लोग होते हैं वो आते हैं जेरियाट्रिक्स में। फिर आता है एल्डरली केयर। एल्डरली केयर, एल्डरली केयर और सिंपली एल्डर केयर इज द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट दैट आर यूनिक टू सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी केयर करते हैं, जो भी उसको नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनकी फुलफिलमेंट करते हैं, फुलफिल करते हैं उसको। फिर आता है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस मतलब, तो प्रोस्थेसिस एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है। प्रोस्थेसिस क्या होता है? प्रोस्थेसिस एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है, मैन मेड होता है, यूज टू रिप्लेस ए मिसिंग बॉडी पार्ट। जो कि कोई बॉडी पार्ट है मिसिंग हो जाए उसको रिप्लेस करता है, जैसे कि लिम्ब हो गया, टूथ, आई और हर्ट वाल। इसमें आपके वो भी आता है ईयर, हियरिंग एड आ गया। ठीक है, जो सुनने की मशीन होती है। अब आगे चलते हैं हम। सबसे पहले आपके जो सिलेबस है उसमें टॉपिक आता है फिजिकल असेसमेंट। तो फिजिकल असेसमेंट की बात करें हम, फिजिकल असेसमेंट क्या है? फिजिकल असेसमेंट हमारे पास इंस्पेक्शन हो गया, सेकंड हो गया पाल्पेशंस, थर्ड हो गया परक्यूशंस और फोर्थ हो गया ऑस्कल्टेशन। पहला देखते हैं अपन इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन है मेनली, हम दो इंस्पेक्शन करने के लिए हम दो चीज़ को काम में लेते हैं। एक तो क्या विजन, एक हो गया स्मेल। ठीक है, इससे हम इंस्पेक्शन करते हैं। इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट असेसमेंट टेक्निक यूज ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस। इंस्पेक्शन सबसे पहली प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है जो कि असेसमेंट प्रोसेस के लिए करते हैं। सेकेंड इज इंस्पेक्शन इज द यूज ऑफ वन सेंस ऑफ विजन एंड स्मेल टू कॉन्शियसली ऑब्जर्व द पेशेंट। जो कॉन्शियस पेशेंट है, जो पेशेंट है उसके हम विजन और स्मेल के थ्रू उसका हम इंस्पेक्शन कर देते हैं। जैसे कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन मतलब कि आंखों से देखना। अब नग्न आंखों से देखना, नेक्ड आई से देखना, ये इंस्पेक्शन है। स्मेल, सूंघना, कोई भाई स्मेल तो नहीं आ रही, तो ये सब क्या हो गया? इंस्पेक्शन हो गया। सेकेंड आता है पाल्पेशंस। पाल्पेशन, द सेकेंड असेसमेंट टेक्निक इज पाल्पेशन विच इज द एक्ट ऑफ टचिंग ए पेशेंट इन ए थेरापेटिक मैनर। इसमें क्या करते हैं? पेशेंट को टच करते हैं। आपने फंडामेंटल नर्सिंग में पढ़ रखा है ये, एक बार बस हम रिवाइव कर रहे हैं इसको क्योंकि सिलेबस में है आपके। विच इज एक्ट टचिंग पेशेंट इन थेरापेटिक मैनर। द प्रायोर, अब कैसे क्या क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं पाल्पेशन के। द प्रायोर टू पाल्पेटिंग ए पेशेंट सम बेसिक प्रिंसिपल्स नीड टू ऑब्जर्व। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? यू शुड हैव शॉर्ट फिंगर नेल्स। हाँ, नाखून है उनको छोटे रखना है। टू अवॉइड हर्टिंग, क्यों? टू अवॉइड हर्टिंग पेशेंट एज वेल एज योर सेल्फ, ताकि पेशेंट है उसको हर्ट ना हो। नाखून है अपने नेल से, फिंगर नेल से उसको शॉर्ट रखना है। नेक्स्ट आता है यू शुड वार्म योर हैंड्स। जो हाथ है उनको ठंडे नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? अगर वार्म रखना है उनको, कोल्ड हैंड्स, कोल्ड हैंड्स कैन मेक पेशेंट्स मसल टेंस।
जो अगर ठंडे हाथ होंगे तो जो पेशेंट है उसकी जो मसल है वो टेंस हो जाएगी तो सही तरीके से हम पाल्पेट नहीं कर पाएंगे और ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। एनकरेज द पेशेंट टू कंटिन्यू टू ब्रीथ नॉर्मली थ्रू आउट द पाल्पेशन के टाइम पर पेशेंट से कंटिन्यू ब्रीथ करवानी है, ठीक है, मतलब नॉन स्टॉप वो सांस लेता रहे। फिर आता है परक्यूशंस। परक्यूशंस क्या होता है? इट इज अ टेक्निक स्ट्राइकिंग वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अनदर टू कॉज वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। दिस साउंड्स आर डायग्नोस्टिक टू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग। जो साउंड्स होते हैं परक्यूशन से हम जो सुनते हैं वाइब्रेट होता है, तो ये साउंड नॉर्मल और एबनॉर्मल है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए काम में लिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लूइड्स एंड सॉलिड कैन बी कंफर्म्ड एज कैन ऑर्गन साइज शेप एंड पोजीशन। इन सभी को परक्यूशन के थ्रू हम देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, जैसे ऑर्गन साइज बड़ी है या छोटी है, ठीक है, शेप हो गया, एयर तो नहीं है, फ्लूइड नहीं है, ठीक है। द थोरेक्स एंड एब्डोमेन आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली परक्यूस्ड लोकेशन। मेनली थोरेक्स है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन है, उनको हम मेनली परक्यूशन करते हैं। अब थोरेक्स है, थोरेक्स में जैसे मान लो एयर है, फ्लूइड भर गया, थोरेसिक कैविटी है, क्या बोलते हैं उसको, प्लूरल कैविटी में निमोथोरेक्स वगैरह है, तो वो भी हम इसी के थ्रू पता करते हैं। ऑस्कल्टेशन किसके थ्रू करते हैं? बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ऑस्कल्टेशन इज द एक्टिव लिसनिंग टू द बॉडी ऑर्गन्स टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ए पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस, ठीक है। ऑस्कल्टेशन से हम जो पेशेंट है उसकी क्लिनिकल स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। ऑस्कल्टेशन इज, अब क्या क्या इंक्लूड है ऑस्कल्टेशन में? इंक्लूड्स लिसनिंग टू साउंड्स दैट आर वॉलेंट्रीली एंड इनवॉलेंट्री, ठीक, प्रोड्यूस बाय द बॉडी। अब इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में हम बात करें तो वॉलेंट्री तो क्या हो सकता है, जैसे पेशेंट से कहे कि भाई डीप ब्रीथ करे, लंबी लंबी सांस ले, तो वो तो आ गया आपके वॉलेंट्री में। और इनवॉलेंट्री में आ गया हर्ट, ठीक है, हर्ट आ गया, हर्ट्स की साउंड सुने तो वो आ गया इनवॉलेंट्री में। और उससे बोले पेशेंट को भी डीप ब्रीथ करे तो वो आ गया वॉलेंट्री में। इसके लिए ऑस्कल्टेशन के लिए हमें क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए। ऑस्कल्टेड साउंड शुड बी एनालाइज्ड इन रिलेशन टू देयर रिलेटिव इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब कि जो ऑस्कल्टेड साउंड है वो कैसे एनालाइज करे, उसकी इंटेंसिटी देखो, पिच देखो, तीव्रता देखो, पिच देखो, ड्यूरेशन कितनी देर तक वो साउंड आ रही है, क्वालिटी देखो, लोकेशन देखो, ठीक है, तो इसके थ्रू हम उसको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है कॉमन जेरियाट्रिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। कॉमन कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जो एज के जेरियाट्रिक पेशेंट है या जेरियाट्रिक कोई भी व्यक्ति है, पीपल है, तो उसके साथ कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और उनका मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले आती है आपके पास आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस सबको पता है, आर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट्स पेन एक तरीके से। तो आर्थराइटिस अफेक्ट्स नियरली हाफ द एल्डरली पॉपुलेशंस एंड इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। आधे से ज़्यादा जो एल्डरली पीपल है वो आर्थराइटिस से पीड़ित है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, जो ओल्डर पीपल होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, वो क्या ज़्यादातर उनको शिकायत रहती है कि हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, जॉइंट्स में पेन है, तो सभी आर्थराइटिस से पीड़ित है। मैनेजमेंट कैसे करें? तो मैनेजमेंट के लिए वेट लॉस ऑफ 11 पाउंड्स 11 पाउंड्स कुड बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द नीज बाई 50%, ठीक है। मतलब कि कम से कम 11 पाउंड्स तो आपको वेट लॉस करना है। 11 पाउंड्स का मतलब कितना हो गया? तो 11 पाउंड्स का मतलब हो गया अप्रोक्स 5 kg। 5 kg वेट है वो आपको कम करना है, ठीक है सर। 11 पाउंड का मतलब 5 kg। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस एंड फॉल्स। फर्स्ट देखिए हमने, फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई आर्थराइटिस, सेकंड प्रॉब्लम हो गया हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस एंड फॉल्स। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? पोरस इन बोन, ठीक है, पढ़ा था हमने एमएसएन फर्स्ट में। पोरस इन बोन मतलब डिमिनिश्ड बोन डेंसिटी, जो बोन की डेंसिटी है, बोन के अंदर जो भी मास है वो कम हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से जो हड्डी है, बोन है, वो खोखली हो जाती है अंदर से, वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। एंड फास्ट मतलब कि गिर जाए। अब ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डी कमजोर हो गई है तो गिरने के चांसेस रहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एंड लो बोन मास अफेक्ट ऑलमोस्ट 44 मिलियन अडल्ट एज 50। 43 मिलियन जो अडल्ट है उनको ऑस्टियोपोरोसिस और लो बोन मास है उसने इफेक्ट करते हैं, जो कि 50 एज और उससे ज़्यादा की हो।
उनकी उम्र की या तो 50 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। मोस्ट ऑफ देम वुमेन, वुमेन को ज़्यादा देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स, जो ये हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल के, उसके कारण। वो हमने पढ़ लिया पहले ही। इन ए गिवन ईयर, इन ए गिवन ईयर मोर देन 1/3 ऑफ अडल्ट एज 65 एंड ओल्डर एक्सपीरियंस एफर। मतलब कि अडल्ट से 65 साल से जो ज़्यादा के हैं, 65 साल के हैं, उनको गिरने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब वो ज़्यादा फाल इससे पीड़ित होते हैं, ज़्यादा गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो इससे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बोन फ्रैक्चर वगैरह होती है। 20 to 30% ऑफ दोज हु फाल सफर इंजरी दे डिक्रीज मोबिलिटी। उसमें से 20 से, मान लीजिए 100% गिरे, 100% है वो फाल हुआ, गिरे कोई व्यक्ति, तो उसमें से 20 से 30% जो कि गिरे हैं, इंजरी हुई है, वो उनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, वो इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। डिक्रीज मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब कि वो खुद से काम नहीं कर सकते एक तरीके से देखें तो। फॉल्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, हाँ, फ्रॉम इंजरी एंड इन दिस एज ग्रुप। इसमें जो ये फॉल्स है, इस एज ग्रुप में फॉल्स से लोगों की डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं, कोज। यही फॉल्स है वो डेथ के कोज भी बनते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट कैसे करें हम इसका? तो सबसे पहले तो स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग स्टॉप कर दो। वॉच योर एल्कोहल इंटेक, कितना एल्कोहल इंटेक कर रहे हो वो देखो, वो कम करो आप। गेट प्लेंटी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दो, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। एंड लिमिट फूड्स ऑफ विद हाई एसिडिक कंटेंट, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है वो कम कर दो। दे एनकरेज लॉस ऑफ कैल्शियम, इससे क्या होता है, जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये एसिडिक कंटेंट्स वगैरह होते हैं। विटामिन डी, द सनशाइन विटामिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो विटामिन डी है वो भी बहुत जरूरी है इसमें, जो कि किससे मिलता है? सन से मिलता है, इसलिए तो सनशाइन नाम दिया इसको। वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करें जिससे कि बोन है हेल्दी हो, बोन क्या हो, हेल्दी रहे। फिर आता है कैंसर। कैंसर रिस्क, रिस्क फॉर डेवलपिंग मोस्ट टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्रीज विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है बहुत सारे कैंसर है वो डेवलप होते जाते हैं। अब उनका मैनेजमेंट के लिए हमारे पास दो थेरेपी है। एक तो योगा थेरेपी, एक होता है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप कराए जिससे अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि हाँ कैंसर होने के चांसेस है, ट्यूमर वगैरह है, ठीक, जिससे कि वो क्योर हो सके। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर देखने को ये मिलते हैं। हाइपरटेंशन हुआ, ठीक है, जो ज़्यादा एज के पीपल होते हैं उनमें हाइपरटेंशन तो देखने को मिलता ही है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज अफेक्ट्स मोर देन 1/3 ऑफ मेन एंड वुमेन इन 45 to 54 ईयर्स एज ग्रुप एंड द इंसिडेंस इंक्रीज विद एज, ठीक है। 45 से 54 की जो एज है, इसमें मेन और वुमेन है, उनमें से 1/3 अफेक्ट्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर से, और ये एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करें? मैनेजमेंट के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। लिमिट साल्ट्स इनटेक टू कंट्रोल हाई बीपी, बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो साल्ट्स है वो लिमिट रहे। स्टॉप स्मोकिंग एंड एल्कोहल, लो फैट डाइट, तो ये हम करके मैनेज कर सकते हैं सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को। ओके, नेक्स्ट आता है विजन एंड हियरिंग लॉस। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये भी देखने को मिलता है। एज रिलेटेड आई डिजीज, मैक्यूलर डिग्रेडेशंस, डिजनरेशंस, कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड ग्लूकोमा, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। ईएनटी वगैरह, आई वगैरह आएगी तब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 में, अभी नहीं देखेंगे, अभी बस याद रख लीजिए आप। मैनेजमेंट, ईटिंग फूड्स विद हाई एंटीटॉक्सिन, हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट मे बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग विजन लॉस। विजन लॉस है, हाँ, अब जैसे बोलते हैं भाई विजन लॉस हो गया तो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा लो, तो कैसे लो? जैसे बोलते हैं गाजर खाओ, ठीक है, ये इन सभी से काली मिर्च हुई, ठीक है, तो ये सभी विजन लॉस को बढ़ाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं इसमें। ड्यू टू मैक्यूलर डी जनरेशंस, रेगुलर आई एंड ईयर एग्जामिनेशंस, और यूज हियरिंग एड्स। अब हियरिंग एड्स वगैरह है ये भी हम किस में देखेंगे? आपके फर्स्ट यूनिट में, सॉरी ईएनटी वाला जो यूनिट आएगी फर्स्ट सेकंड, उसमें देखेंगे हम, ठीक है। इसमें भी टॉपिक आया आपके हियरिंग एड्स और प्रोस्थेसिस, प्रोस्थेसिस नाम से आपके वो आया है, तो ये हम देखेंगे आपके यूनिट नंबर 1 और 2 में, ठीक है, हियरिंग एड्स। अब आता है आपके पास बहुत ही अच्छा सा टॉपिक,
एज रिलेटेड चेंजेज इन एल्डरली। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये आया। तो बॉडी सिस्टम, कौन सा बॉडी सिस्टम हो गया यहाँ पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या चेंजेस मिलता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये चेंजेस होने देखने को मिलते हैं, और इनसे क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी फ्यूचर में क्या होने के चांसेस रह सकते हैं, फ्यूचर में क्या बीमारी हो सकती है, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम ये बहुत सारे सिस्टम है, ऑलमोस्ट सारे सिस्टम आ गए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है एज के साथ साथ क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो वह आता है के पास पहले हार्ट इंक्रीज इन साइज, जो अपनी हार्ट है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है फैट इज डिपॉजिट इन अराउंड द हार्ट मसल्स, जो फैट है हार्ट मसल्स के अंदर एंड अराउंड यानी बाहर चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाएगा। पंपिंग कैपेसिटी डिक्लाइन, जो हार्ट पंप करता है ब्लड को वो डिक्लाइन हो जाएगी कैपेसिटी। आर्टरीज डिक्रीज इन डायमीटर एंड लॉस इलास्टिसिटी, आर्टरीज है उसकी डायमीटर है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी पहली बात। और सेकंड थिंग उसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इसमें आएगा देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। थ्रोम्बस क्या होता है, क्लोट, जो आर्टरीज ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्लोट बन जाए। एंड हार्ट अटैक की भी रिस्क बढ़ जाती है। और आ गया हाइपरटेंशन, तो ये आ गया इम्प्लीकेशंस की बात। फिर आता है अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस हो सकते हैं। फर्स्ट हो गया टीथ में भी लॉस्ट, दांत है वो लॉस्ट हो सकते क्या होते ही है। पेरिस्टलाइसिस स्लो, पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति, ठीक है, वो स्लो हो जाएगी, जो जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। लीवर रिक्वायर मोर टाइम टू मेटाबोलाइज एल्कोहल एंड ड्रग्स, लीवर को ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ जाएगी एल्कोहल को और ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम की नीड होगी। इम्प्लीकेशंस क्या होगा इससे, फ्यूचर में क्या इफेक्ट्स पड़ सकता है इससे, फ्यूचर में देयर इज एन इंक्रीज पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, अल्सरेशन इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक एंड ड्यूडेनम। कॉन्स्टिपेशन हो गया, जैसे हेमरोइड्स हो गया एंड गॉल स्टोन हो गया, ये इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और हो गया कोलोन कैंसर कहाँ पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सर ये ओंकोलॉजी वाला आपका चैप्टर है उसमें देखेंगे। आई थिंक यूनिट नंबर 8 में। एंड पेनक्रियाटिक कैंसर का है पूरा वो, उसमें देखेंगे। अभी याद रखो कोलोन में कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर। अब कोलोन क्या होता है ये आपको पता ही। बॉडी सिस्टम आ गया एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस मिलेगा, वो आ गया ग्लैंड श्रिंक विद एज, जो ग्लैंड से वो श्रिंक हो जाएगी एज के साथ साथ। डिक्रीज हार्मोनल रिलीज, जो हार्मोन जो एक तो एक फिक्स टाइम पर रिलीज होते हैं लेकिन वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। न्यूमरस होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म डिसरप्ट। होम्योस्टेटिक क्या होता है, होम्योस्टेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर का पता चलता है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो हमारी जो बॉडी है वो पसीना बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। तो वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, वो होती है होम्योस्टेटिक। एक होता है ठंड है ज़्यादा तो कप स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेशन हो जाता है, तो वो भी इस मैकेनिज्म के कारण होता है। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज। नेक्स्ट आता है बॉडी सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में थाइमस ग्लैंड आपने देखा है, पढ़ रखी है, थाइमस ग्लैंड एनाफिजियम पढ़ रखा है, वो सिनिक्स हो जाएगी एज के साथ साथ। नंबर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टी लिम्फोसाइट डिक्रीज विद एज, जो नंबर है संख्या और इफेक्टिव है टी लिम्फोसाइट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, एक तरीके से इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी है ना भाई, ए लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, तो ये डिक्रीज हो जाएगी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कैंसर रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएंगे, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, ठीक है। बॉडी सिस्टम आ गया इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन से रिलेटेड सिस्टम होता है, इसमें हेयर आते हैं अपने और नेल्स वगैरह भी इसी में आते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो एडिपोज टिश्यू इन फेस एंड हैंड्स डिक्रीज, जो हाथों के और चेहरे पे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे देखा होगा आपने जो लोग होते हैं ओल्डर पीपल होते हैं वो उनके चेहरे वगैरह जो चमड़ी है स्किन वो लटक जाती है, ठीक है, ये आ गया, लूजन रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं उस पर। फ्यूअर ब्लड वेसल्स
एंड स्वीट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, कम प्रेजेंट रहती है। नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स डिक्रीज, हेयर फॉलिकल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो बाल है वो कम हो जाएंगे। मेलानोसाइट डिक्रीज हो जाएंगी। क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, रिंकल्स आ गए चेहरे पे, ठीक, स्किन पर। हेयर, बालों का कलर है वो ग्रे होता है, हेयर ग्रे एंड स्किन बिकम्स, हेयर ग्रे एंड स्किन बिकम पेलर, ठीक है, कलर वगैरह वो ऐसे हो जाएंगे और बाल है वो पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो किडनी साइज और फंक्शन वो डिक्रीज हो जाएंगे, किडनी के फंक्शन वगैरह डिसफंक्शन हो जाएंगे। फिर कराते हैं KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट या RFT। देर इज डिक्रीज ब्लेडर कैपेसिटी, ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो यूरिन बार बार जाएगा पेशेंट, ठीक है। द प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन द मेन इज एनलार्ज, मेन के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो एनलार्ज हो जाती है, प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इनकॉन्टिनेंस अकर्स, वही बात आ गई अपने पास, बार बार यूरिन जाएगा, ठीक है। द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी में पथरी होने के चांसेस रहते हैं। द अर्ग टू यूरिनेट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली, अगेन बार बार यूरिन जाना। और UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ब्रिथ, इसमें क्या होगा चेंजेस, ब्रीथिंग कैपेसिटी डिक्लाइन, सांस लेने की जो कैपेसिटी है ब्रीथिंग है वो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। थिकन कैपिलरीज, कैपिलरीज है वो थिक हो जाएगी। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन मसल्स ऑफ रिब केस, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होता है वो, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सच एज निमोनिया इंक्रीजेस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, निमोनिया हो गया, COPD वगैरह हो गया, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी चेंजेस में आ गया, बॉडी सिस्टम में आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेन सेल डाई, ब्रेन सेल्स होती है वो डाई हो जाएगी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन श्रिंक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना वो ब्रेन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक्स हो जाएगा। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे सेंस ऑर्गन है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ये आ गया ना, सेंसरी ऑर्गन है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर से एक्शन नहीं जा रहा। भाई जब किसी ने मारा, ठीक है, मारा या फिर चोट लगी, तो अब वो क्या है, मच्छर ने काटा मान लीजिए, तो सेंस ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन वो कम हो गया। इससे क्या होगा, लर्निंग मेमोरी डिक्रीज, एल्जाइमर डिजीज पढ़ ली हमने यूनिट नंबर 6 में। देयर इज लॉस ऑफ सेंसरी इनपुट, अभी बताया है आपको, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है वो कम हो जाएंगे। बॉडी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या चेंजेस मिलता है, तो चेंजेस मिलता है ये। फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस होता है, फीमेल में चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज अकर बिटवीन, मेनोपॉज अकर बिटवीन 45 and 55 years of the age and cause cessation of ovarian and uterine cycles, so eggs are no longer released and hormones such as estrogen and progesterone are no longer produced, ठीक है। फीमेल के अंदर मेनोपॉज हो जाता है, कब होता है मेनोपॉज, कब वो होता है 45 से 55 ईयर के उम्र में होता है। और जिसके कारण क्या हो सकता है, जिससे क्या होगा, मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज के कारण जो ओवेरियन एंड यूटेरिन जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वो बंद हो जाएगी, जिससे एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से वो ज़्यादा टाइम तक प्रोड्यूस नहीं होगी, हार्मोन जैसे। मेल की बात करें तो मेल में पॉसिबल डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन लेवल आफ्टर 50, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो 50 साल के बाद में क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी, एनलार्ज हो गई, बढ़ गई तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस के बारे में, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिंकलिंग ऑफ द स्किन अकर, POI हार्मोन के कारण, हार्मोन डिक्रीज हो गए, डिक्लाइन हो गए, उसके कारण हुआ है। देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के रिस्क इंक्रीज होंगे। इसी के साथ साथ एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि जो सेक्स ड्राइव होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से कैपेसिटी हो गया, फिर प्रोडक्शन कम हो गया, हार्मोन ही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रोल ऑफ नर्स फॉर केयर ऑफ एल्डरली, क्या क्या रोल होते हैं नर्स के एल्डरली पीपुल्स के या एल्डर पेशेंट के लिए। तो इसमें आता है, फर्स्ट आता है एन एडवाइजर, नर्स का फर्स्ट रोल होता है एक एडवाइजर के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में। नर्स मस्ट लर्न हाउ टू टॉक एंड लिसन ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग, नर्स को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट्स है या जो पेशेंट्स है उससे कैसे बात करनी चाहिए, उसको कैसे सुनना चाहिए।
ठीक है, उसकी फीलिंग्स के बारे में जान सुनना पड़ता है उसको, ठीक है, पता रहना चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट है वो इनसिक्योर फील ना करे। सेकंड आता है नर्स एज ए टीचर। एज ए टीचर नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स इन्फॉर्म द पेशेंट ऑन इन्फॉर्मेशन। नर्स को क्या है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एवरीडे लाइफ, भाई क्या क्या हेल्पफुल होता है, हेल्थ के लिए क्या क्या हेल्पफुल है एवरीडे लाइफ में, ठीक है। असिस्ट विद द ट्रीटमेंट, अवॉइड फर्दर डिजीज और इलनेस में भी, अगर जो भी डिजीज है या फिर इलनेस हो रही है उससे बचने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो उसको एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट द एज्ड ऑन हाउ टू केयर ऑफ हिज पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन से कैसे केयर करके हम एजुकेट कर सकते, पेशेंट से कैसे बच सकते हैं, डिजीज से कैसे बच सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए नर्स और ए केयर गिवर, ठीक है। नर्स की उपस्थिति में या फिर जो केयर गिवर है उसकी उपस्थिति के अलावा, मतलब बिना उसकी प्रेजेंस के एक पेशेंट कैसे बच सकता है, कैसे खुद को केयर दे सकता है। एक स्पॉन्सर के रूप में नर्स की क्या भूमिका होती है, तो रिप्रेजेंट द पेशेंट ऑन कम्युनिटी सर्विस प्लान, अरेंज द एक्सप्लेन पेशेंट्स राइट्स। पेशेंट को जो भी पेशेंट के राइट्स है, ठीक है, पेशेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं, भाई ये पेशेंट के राइट्स है, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा था हमने। पेशेंट के जो भी राइट्स होते हैं उन सभी के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो पेशेंट्स है वो क्या कर सके, अपने राइट्स को फॉलो कर सके, और उसे नेगलेक्ट नहीं किया जाता, नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है। एज ऑर्गेनाइजर या कोऑर्डिनेटर्स, नर्स इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट्स एंड होल हेल्थ केयर प्रोग्राम। देखो, नर्स क्या होती है, नर्स एक तरीके से कड़ी बोलते हैं, जैसे जैसे योजक कड़ी, बायोलॉजी में पढ़ा था हमने भाई, ऑर्थोपोडा की इसकी योजक कड़ी क्या है, ठीक है, वो पढ़ा था ना पेशेंट। तो नर्स क्या होती है, पेशेंट की और जो पूरा हेल्थ टीम है, मतलब डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, जो सभी के उन जो होल हेल्थ केयर टीम है उनके बीच का एक पार्ट होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए पेशेंट से पेशेंट कुछ पूछ नहीं पाया, जब डॉक्टर्स वगैरह राउंड पे आते हैं तो उनसे कुछ पूछ नहीं पाया, तो वो डायरेक्ट किससे पूछते हैं, नर्स से पूछते हैं, और नर्स बाद में किससे, डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर ने कुछ कहा तो वो डायरेक्ट पेशेंट से बोलती है नर्स। तो नर्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजर का काम करती है, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी रोल प्ले करती है। सराउंड द इट दैट इज द वाई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंश्योरिंग द टोटल वेलनेस ऑफ एल्डरली इज द मेन फोकस, ठीक है, वो पूरी तरीके से फोकस रहती है। तो देख लिया हमने कोऑर्डिनेटर के रूप में कैसे काम करती है। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स टू द एल्डरली केयर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, परफॉर्म डायरेक्टली नर्सिंग मेजर एंड केयर एक्टिविटी लाइक वाइटल साइन मॉनिटरिंग, ठीक है, वाइटल साइन वगैरह है वो मॉनिटर करे। सेकंड हो गया वही नॉर्मल चीज़ें हैं, मेंटेन सेफ एंड क्लीन हेल्थ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, ठीक है, केयर ऑफ द पेशेंट्स वेलफेयर सोशली इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली फिजिकल एंड इमोशनली, ठीक है, ये सभी सोशली वगैरह है, ये उसको केयर प्रोवाइड करे पेशेंट्स को। गाइड करे पेशेंट को, क्या गाइड एंड असिस्ट द पेशेंट देयर पर्सनल हाइजीन सच एज टॉयलेटिंग, ग्रूमिंग, तैयार होने में, ड्रेसिंग एंड बाथिंग, नहाने वगैरह में, के असिस्ट करे, उसको गाइड करे। एल्डर आर अनेबल टू डू, जो कि एल्डर है वो एल्डर के होते हैं, ये सभी काम करने में असमर्थ होते हैं, अनेबल रहते हैं, तो उनको गाइड करे, असिस्ट करे, हेल्प करे उनके किस किस में, इन कामों में, ठीक है। प्रिपेयर मील प्रिस्क्राइब्ड एंड एज इंस्ट्रक्टेड बाय द फिजिशियन, जो भी फिजिशियन है जिसने फिजिशियन है, डाइटिशियन है, जिसने जो मील प्रिस्क्राइब करी है वो प्रिपेयर करे। बेड साइड केयर प्रोवाइड करे पेशेंट्स को। इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून केयर, स्लीप केयर एंड एज नीडेड केयर, जो भी उसको केयर चाहिए वो प्रोवाइड करे उसको, ठीक है। बेड साइड केयर, medicines preparations and administration to ensure the proper and adequate medications are being implemented, ठीक है, मतलब कि जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो उसको तैयार करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और देखे इम्प्लीमेंटेड हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा तो फिर चेंज करेंगे, जो आप फिजिशियन वगैरह उनको बताइए। इन्फॉर्म द एल्डर्स व्हेन रिहेबिलिटेशन इज नीडेड सच एज फिजिकल थेरेपीज, जो एल्डर्स है उनको इन्फॉर्म करे कि भाई अगर आपको ये फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत है तो वो कराइए, ठीक है, ये उनको बताए। परफॉर्म्स errands for elders, this is on a
case of case basis, provide assistance on house calls or attends to visit the physician on schedules। ठीक, जो भी घर पे है अटेंडर्स वगैरह है उनको असिस्ट करे, जैसे मतलब एक शेड्यूल है फिजिशियन द्वारा दिया जाता है, उन पर उसको विजिट करे, यानी कि फॉलोअप चेकअप, मतलब ठीक है, अगला जो चेकअप है वो कर रहे हैं। डेफिनेशंस ऑफ एजिंग, एज की क्या डेफिनेशन होती है? 2 नंबर में पूछ ले भाई आपसे, कोई भरोसा नहीं है यूनिवर्सिटीज़ का। एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। एज क्या है? एज एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ओल्डर होने की प्रोसेस है। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? एजिंग रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग over time and can encompass physical, psychological and social change। एजिंग एक रिप्रेजेंट्स करती है क्या? ह्यूमन के चेंजेस को। जैसे जैसे टाइम ओवर टाइम होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, जो ह्यूमन्स बीइंग है उनके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस आते रहते हैं। एक हो गई ये। एक हो गई एजिंग इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। एज क्या है? एक प्रोग्रेसिव चेंज है, जिसके अंदर क्या होता है? इन एन ऑर्गेनिज्म दैट लीड्स, जो ऑर्गेनिज्म है दैट लीड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटीज, डिजीज और डेथ। एज एक ऐसी प्रोग्रेसिव चेंज है जिसके अंदर रिस्क होता है, किसका? डेथ का, डिजीज का और डिसेबिलिटीज के जो रिस्क है वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ गए। ओके, तो थ्योरीज टाइप टॉपिक आ गया, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल चेंज दैट अकर एज वी एज इज और बॉडीज चेंज। एक नोट करने की चीज़ है भाई, ऐसे बोल रहा है कि एक नोट करने की चीज़ है कि जैसे जैसे हमारी जो एज बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, नोटेबल चेंज है ये। देयर इज कॉमन रेफरेंस, यूथ इज वेस्टेड ऑन द यंग्स। कि एक कॉमन डिफरेंस क्या है कि यूथ इज वेस्टेड ऑन द यंग। जो यूथ होता है, यूथ जो होते हैं नवयुवक, एक तरीके से वो अपनी जवानी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रोबेबली अंडरस्टूड ओनली बाय दोज, ये वही समझ सकते हैं हु नो लॉन्गर क्वालिफाई एज यंग। ठीक है, एंड देयर इज प्रोबेबली नथिंग द एज्ड मिस मोर देन अ यंग एंड हेल्दी बॉडीज। ठीक है सर, जो हेल्दी पीपल्स है, हेल्दी बॉडीज है, वही समझ सकते हैं ये बातें, क्योंकि उन्होंने तो क्या है कि उस हेल्दी बॉडी को बनाने में बहुत हार्ड वर्क किया है। इवन दोज इन द बेस्ट ऑफ शेप फाइंड themselves running a little slower, jumping a little lower, recovering slower still। ठीक है, जल्दी से धीरे धीरे से हो जाएगा भाई। एक तरीके से इसमें कोई समझाने का तो है नहीं, ये तो आप खुद से पढ़े, जो समझाने का था समझ लिया हमने। ठीक है, एक नो लॉन्गर कम एंड गो, दे कम एंड लाइनिंग फॉर सम, एक कुछ दर्द, पेन। हाँ ठीक है, ये क्या है? एक मतलब पेन होते हैं, हेडक। ठीक है, तो वो एक हो गया। सीवियर पेन दैट इज कांस्टेंट, कुछ दर्द या कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि सीवियर पेन होते हैं, दैट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहते हैं, लैक ऑफ फिजिकल कंट्रोल, जिससे कि जो फिजिकल कंट्रोल है वो उसकी कमी हो जाए, लैक हो जाए। ठीक है, द फॉलोइंग आर कॉमन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंसर्न दैट फेस द एजिंग। कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल चेंजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ क्या क्या हमें सामना करना पड़ता है? फिजिकल चेंजेस का और डिजीज़ का, एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस का हमें सामना करना पड़ता है। फिर आ गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से वही आपके मेंटल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिहेवियर वगैरह है वो चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप पढ़े। इसी के साथ एक टॉपिक और आता है आपके पास, कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ एजिंग। ठीक है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, साइकोसोशियल थ्योरीज एंड बायोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, फर्स्ट आता है साइकोलॉजिकल थ्योरीज, इसकी 4 थ्योरीज होती है। ये डिसएंगेजमेंट थ्योरीज, एक्टिव थ्योरी, लाइफ कोर्स थ्योरी और कंटिन्यूटी थ्योरी, और एक आता है बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो इसको सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ पढ़े इसको। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, एक वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। जो टॉपिक बच रहे हैं, जो मैंने बता दिया आपको, एक तो आपके बच रहा है हियरिंग एड्स। क्या बच रहा है? हियरिंग एड्स, जो हम करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट सेकेंड में।
ठीक है। और एक आपके अभी जो थ्योरीज वगैरह बताइए ये बच रही है, ठीक है। तो ये आप सेल्फ करें, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें, बता देंगे एक क्लास में, पूरी थ्योरीज ले लेंगे। मिलते हैं लेक्चर में, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। राधे राधे।